गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरावली पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको कायिक प्रवर्धन की एक प्रमुख विधि के बारे में आपसे चर्चा की, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया कि तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। तना जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक भूमिगत तना होता है। भूमिगत तने के बाद हमने आपसे बात की थी, भूमिगत तने के अंदर हमने जो आपसे चर्चा की थी वो तनाकंद के द्वारा। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके तने भूमि के अंदर पाए जाते हैं। उन तनों के ऊपर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। उन अपस्थानिक कलिकाओं को आंख कहा जाता है। और वो अपस्थानिक कलिकाएं जब अंकुरित हो जाती है तो नए पादपों का क्या हो जाता है, निर्माण। जैसे मैंने आपको बताया आलू। उसके बाद हमने आपसे बात की थी शलकंद के बारे में। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके तने भूमिगत होते हैं, जैसे लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज जो होते हैं उनके तना जो होता है उस पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। वो अपस्थानिक कलिकाएं अंकुरित होकर के नए पादपों का क्या करती है, निर्माण करती है। तीसरा प्रकार का हमने आपको बताया प्रका। ये पादप जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, भूमिगत प्रकार के तने होते हैं। इन तनों के द्वारा क्या है, ये जो तने होते हैं वो खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, संचित करने का कार्य करते हैं। फूड मटेरियल को क्या करता है, स्टोरेज करने का कार्य करते हैं, ठीक है। इनका जो वायवीय भाग होता है, वायवीय तना होता है, उसके द्वारा क्या है, नए पादपों का निर्माण किया जाता है। आपको बता दूं, अदरक और हल्दी इनके ऊपर क्या पाई जाती है, परोसंधियां पाई जाती है। इनकी पृष्ठ और प्रतिपृष्ठ सतह जो होती है वो चपटी होती है, जिस पर क्या है, अपस्थानिक मूलें निकलती है। और यहाँ पर क्या पाई जाती है, सल्कपर्ण भी पाए जाते हैं। इन पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं अंकुरित होकर के नए पादप का क्या करती है, निर्माण। इसके बाद जो हमने आपसे चर्चा की थी वो है घनकंद। तो घनकंद भी क्या है, एक प्रकार का भूमिगत तना होता है जो कायिक प्रवर्धन की क्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। घनकंद की संरचना मैंने आपको बताई, एक घड़े के आकार की संरचना के रूप में होता है, जिसमें वृत्ताकार क्या पाए जाते हैं, पारोसंधियां पाई जाती हैं। वृत्ताकार क्या पाई जाती है, पारोसंधियां पाई जाती हैं। उन पारोसंधियों से क्या निकलती हैं, अपस्थानिक मूल निकलते हैं। और उन अपस्थानिक मूलों से क्या निकलते हैं, उन अपस्थानिक मूलों पर जहां से अपस्थानिक मूल निकलती है वहां पर क्या पाई जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं जो अंकुरित होकर के नए पादप का निर्माण। या हम कह सकते हैं घनकंद के ऊपर जो पारोसंधियां होते हैं वहां पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है जो अंकुरित होकर के नए पादप का क्या करती है, निर्माण। इसके बाद हमने बात की थी अंतर्भूस्थाली के बारे में। देखिए, अंतर्भूस्थाली जो होते हैं वो पतले होते हैं और कैसे होते हैं, भूमिगत शाखाएं होती हैं, ठीक है। इन पतली भूमिगत जो शाखाएं होती हैं इनका विकास जो होता है, मैं आपको बता दूं, वायवीय जो तना होता है। कौन सा तना होता है, वायवीय तना होता है। उसके किससे होता है, आधारीय भाग से होता है। ये भूमिगत जो तने होते हैं वो भूमि के अंदर कुछ दूरी तक क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और वृद्धि करने के पश्चात, कुछ दूरी तक वृद्धि करने के पश्चात क्या होता है कि इनके वायवीय भाग पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित होती है और नए पादप का क्या होता है, निर्माण। जैसे मैंने आपको कल बताया था मिंट का पौधा। देखिए, आज जो हम बात करेंगे वो विसर्पी तने या अर्धवायवीय तने, या और हम विसर्पी या अर्धवायवीय तने के अलावा हम वायवीय तने पर भी आपसे आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले
रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम बात कर रहे थे विसर्पित तने के बारे में। विसर्पित तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। विसर्पित तने को हम अर्धवायवीय तना या सब एरियल स्टेम के नाम से भी इसे जाना जाता है। अर्धवायवीय तना भी इसे कहा जाता है। देखो, अर्धवायवीय जो तना होता है ये कैसा होता है, आधा भूमि के अंदर होता है तो आधा कैसा होता है, वायवीय होता है। तना जो होता है वो आधा भूमिगत होता है तो आधा कैसा होता है, वायवीय होता है। ठीक है, देखिए अर्धवायवीय जो तना होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अर्धवायवीय तना जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है ऊपर भूस्तरीय। ऊपर भूस्तरीय, इंग्लिश में बोलते हैं इनको रनर। दूसरा होता है भूस्तरीय, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोलन। तीसरे होता है भूस्तरीका, इंग्लिश में इनको बोलते हैं ऑफसेट। देखिए, ऊपर भूस्तरीय पर आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनके तने आधे भूमि के अंदर होते हैं और कुछ ऐसे कैसे होते हैं, उनका कुछ भाग कैसा होता है, वायवीय होता है। ऊपर का मतलब ऊपर, भू का मतलब पृथ्वी, स्तरी का मतलब तना। ऐसे पादप जिनके तने कैसे होते हैं, आधा भूमि के अंदर होता है तो आधा बाहर की तरफ। इस प्रकार के जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं। तने कैसे होते हैं, पतले होते हैं, संकीर्ण होते हैं और कैसे होते हैं, दुबले होते हैं। तने कैसे होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है, संकीर्ण होते हैं, ठीक है, और कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया। और एक खास बात होती है कि तना जो होता है वो श्यान अवस्था में पाया जाता है। तना कैसा होता है, यहाँ पर पतला होता है। तना कैसा होता है, हरा होता है। ठीक है, तना कैसा होता है, संकीर्ण होता है, कंस्ट्रक्टेड होता है। और लास्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो तना होता है वो श्यान होता है। श्यान का मतलब होता है लेटा हुआ होता है। प्रोस्ट्रेट फॉर्म के अंदर क्या है, पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, प्रोस्ट्रेट फॉर्म में पाया जाता है। जैसे हम बात करें घास के पौधे की या दूब के बारे में, घास या दूब के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये पृथ्वी का अपर सरफेस है। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से क्या है, ये जड़ें होती है। ठीक है, और ये जड़ पे यहाँ पे तना होता है। यहाँ पर इस तरीके से इनके ऊपर क्या लगी होती है, पत्तियां लगी होती है, ये जड़ें होती है। यहाँ पर ये तना होता है इस तरीके से और यहाँ से ये क्या निकलते हैं, इस तरीके से पत्तियां यहाँ पर क्या है, निकलती है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं ऊपर भूस्तरीय प्रकार की जो तने होते हैं, इन पादपों के तने के अंदर जो जड़ें होती हैं, ठीक है, इन पादपों का जो जड़ें होती हैं, ठीक है, ऊपर भूस्तरीय प्रकार के जो पादप होते हैं जैसे दूब और घास मैंने आपको बताया। तो इन पादपों के अंदर जो जड़ें होते हैं उनके वायवीय भाग पर, उनका जो वायवीय भाग होता है उस वायवीय भाग पर किसका विकास होता है, तने का विकास होता है। ठीक है, और इनकी जो जड़ें होती है वो नियमित अंतराल पर पाई जाती है। इन पादपों की जड़ें नियमित अंतराल में पाई जाती है। और इनका जो वायवीय तना होता है, दूब का या घास का जो वायवीय तना होता है, यहाँ पर क्या है, वायवीय तना जो होता है वो यहाँ पर क्या पाई जाती है, गांठें पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इन पादपों के अंदर वायवीय तने के टूटने पर या उनकी गांठों के टूटने पर
वायवीय तना जब टूट जाता है, दूब या घास का वायवीय तना जब टूट जाता है या उनके तने के अंदर जो गांठें होती हैं, ठीक है, तना जो होता है वो वायवीय होता है, और वायवीय जहाँ पे होता है तो वहां पर क्या है, तना जहाँ से निकलता है वहां पे गांठ होती है, और वो गांठ वाला भाग जब टूट जाता है तो वहां पर अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, और वो अपस्थानिक कलिकाएं पाए जाने के कारण वो वायवीय तना से क्या है, नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। उस गांठ के द्वारा क्या हो जाता है, नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण, उसे कहते हैं ऊपर। तो ऐसे पौधे जिनकी जड़ों से क्या है, वायवीय तनों का विकास हो। जड़ें कैसी होती है, नियमित अंतराल पर पाई जाती है, और इनकी जड़ों पर उपस्थित वायवीय तना या जो गांठें होती हैं, उन गांठों के टूटने पर नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। ये तो हो गया घास या दूब के अंदर क्या है, कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, ये ऊपर भूस्तरीय। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं भूस्तरीय की, कि भाई भूस्तरीय क्या है, स्टोलन्स क्या है। तो इन पादपों के जो तने होते हैं, ध्यान से सुनना है, इन पादपों के जो तने होते हैं वो क्षैतिज होते हैं, इस तरीके से क्षैतिज होते हैं। क्षैतिज रूप में ये क्या करते हैं, इन पादपों के तने क्या करते जाते हैं, वृद्धि करते जाते हैं। इन पादपों के तने कैसे होते हैं, क्षैतिज होते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, स्ट्रॉबेरी का पौधा होता है। किसका पौधा होता है, स्ट्रॉबेरी का पौधा होता है। स्ट्रॉबेरी का जो पादप होता है उसमें जो कायिक प्रवर्तन होता है वो कैसा होता है, भूस्तरीय प्रकार। तो इनका जो तना होता है वो कैसा होता है, क्षितिज अवस्था में पाया। कैसी अवस्था में पाया जाता है, क्षितिज अवस्था में पाया जाता है। और इसके तने पर क्या पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं। इसके तने पर क्या पाई जाती है, ये गांठें पाई जाती है, ठीक है। और इन तनों पर जो गांठें पाई जाती हैं, यही गांठों पर क्या पाई जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। और ये अपस्थानिक कलिकाएं जब प्रस्फुटित हो जाती है अर्थात अंकुरित हो जाती हैं तो नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण। तो भूस्तरीय पादपों के तने कैसे होते हैं, क्षितिज अवस्था में होते हैं। उन तनों के ऊपर क्या पाई जाती है, गांठें पाई जाती हैं। उन गांठों में क्या पाई जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। और वो अपस्थानिक कलिकाएं क्या करती है, नए पौधे का क्या करती है, निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, नए पौधे का क्या करती है, निर्माण। ये हो गया भूस्तरीय प्रकार के पादप। भूस्तरीय पादपों में एग्जाम्पल मैंने आपको बताया स्ट्रॉबेरी का। देखते हैं, बात करते हैं भूस्तरीय का ऑफसेट के बारे में। किसके बारे में, ऑफसेट के बारे में, भूस्तरीय का। भूस्तरीय का प्रकार के जो पादप होते हैं ये कैसे होते हैं, ऊर्ध्व स्थिति में पाए जाते हैं। इनका तना इस तरीके से क्या होता है, ऊर्ध्व स्थिति के रूप में पाया जाता है। क्योंकि खास तौर से जो जलीय पादप होते हैं उनमें कायिक प्रवर्धन, ठीक है, भूस्तरीका के माध्यम से होता है, ठीक है। भूस्तरीका के द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है जलीय पादप। खास तौर से जलकुंभी के बारे में बात करें, जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहते हैं, पर उस पर थोड़ी देर बात करेंगे। तो भू यानी कि जलकुंभी जिसका वानस्पतिक नाम है इकोर्निया क्रैसिपस। जलकुंभी का वानस्पतिक नाम है इकोर्निया क्रैसिपस। अब देखिए जलकुंभी का ये तना है, मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे डायग्राम के जरिए। जलकुंभी का पौधे का ये तना है, ये ऊर्ध्व स्थिति के अंदर आप देख रहे हो, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, जल है, ठीक है। और इनका जो तना होता है उसके ऊपर क्या पाया जाता है, परो पाया जाता है। इसके तने के ऊपर ये क्या पाया जाता है, परो पाया जाता है। इस प्रकार की संरचना मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। इस प्रकार की संरचना आप देख रहे हो, ठीक है। ये जलकुंभी का क्या होता है, पादप होता है। कौन सा पादप होता है, जलकुंभी का पादप होता है। तो तना किस प्रकार का होता है, इन पादपों का ऊर्ध्व प्रकार का होता है। तना किस प्रकार का पाया जाता है, ऊर्ध्व प्रकार का पाया जाता है।
और इसके तने के ऊपर ये क्या पाया जाता है, यहाँ पे परो पाया जाता है। तो इस तने के ऊपर क्या पाया जाता है, यहाँ पर परो पाया जाता है। जब इनका तना कट जाता है या टूट जाता है, तना जब कट जाता है या टूट जाता है, तो तने के टूटने पर, ठीक है, तने के टूटने पर तने पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित होती है और दोबारा से पुनः नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से जलकुंभी के पादप में भूस्तरीका प्रकार का कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, यानी कि जिन पादपों में भूस्तरीका प्रकार का कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, उन पादपों के तने कैसे होते हैं, ऊर्ध्व होते हैं। ऊर्ध्व का मतलब खड़े हुए होते हैं। इन पादपों के तने जो होते हैं उन पर क्या पाया जाता है, ये परो पाए जाते हैं, नोड्स पाए जाते हैं। इस तरीके के नोड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। इनका जब तना जब टूट जाता है तो टूटा हुआ जो भाग होता है उस पर अपस्थानिक कलिकाएं होती है जो अंकुरित होती है और नए पादप का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। उसे क्या कहा जाता है, भूस्तरीका या ऑफसेट के नाम से उसे जाना जाता है। इज इट क्लियर? तो आपसे हमने बात कर लिया है कि विसर्पी तनों द्वारा अर्धवायवीय या अर्धवायवीय तने के द्वारा, ठीक है, कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। देखो मैं आपको बता दूं, जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से इसे जाना जाता है, या इसे वाटर हायसिंथ के नाम से भी जाना जाता है। जलकुंभी को वाटर हायसिंथ के नाम से भी जाना जाता है। वाटर हायसिंथ किस नाम से जाना जाता है, वाटर हायसिंथ के नाम से भी इसको क्या है, जाना जाता है। बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको बता दो कि भारत के अंदर जलकुंभी के पौधे को विदेश से यहाँ पर लाया गया और सबसे पहले बंगाल में लाया गया। क्यों लाया गया है, क्योंकि इनके पुष्प जो होते हैं वो नीले रंग के होते हैं और इनके पुष्प बहुत ही कैसे होते हैं, आकर्षक होते हैं, ठीक है, इसलिए इन पादपों को भारत में लाया गया। परंतु ये जलकुंभी का जो पादप होता है वो जल में से ऑक्सीजन का क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। जल में ऑक्सीजन का जब अवशोषण अधिक मात्रा में कर लेता है तो जल में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिससे जल में उपस्थित अन्य वनस्पतियां जो होती हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। और जल में अन्य जो जीवित जीव होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। इसलिए ये क्या है कि किसी अन्य पादप या अन्य जीव को उस जल के अंदर क्या है, वृद्धि करने नहीं देती है, ठीक है, उनको वहां से क्या कर देती है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए जलकुंभी को बंगाल का क्या कहा जाता है, आतंक कहा जाता है। आज जलकुंभी का जो पौधा है वो बंगाल के अंदर प्रत्येक जलाशय में इस तरीके से फैल गया है कि वो अन्य वनस्पतियों को वहां पर वृद्धि करने से क्या कर देती है, रोक देती है। इसलिए जलकुंभी को बंगाल का क्या कहा जाता है, आतंक कहा जाता है। जलकुंभी को बंगाल का क्या कहा जाता है, आतंक कहा जाता है। इज इट क्लियर? देखिए ये बात आपने यहां तक समझ में आ गई होगी। देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं, वो देखिए। हाँ भाई, तो हम बात करने जा रहे हैं कि अलैंगिक जनन का क्या महत्व है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आपसे क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करेंगे। उससे पहले हम वायवीय पादपों में और रह गया है एक बिंदु, उस पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए भी वायवीय तने के द्वारा, किसके द्वारा, देखो मैंने आपको तना तीन प्रकार का बताया, भूमिगत तना, दूसरा आपको बताया विसर्पी या वायवीय तना, अर्धवायवीय तना, और तीसरा है वायवीय तना। देखिए वायवीय तने के बारे में बात करते हैं। कुछ पादप जो होते हैं उनके तने कैसे होते हैं, वायवीय तने होते हैं, वायवीय प्रकार का तना होता है। जैसे आपने नागफनी देखी होगी और नागफनी के अंदर क्या होती है, ये पर्णकाय होती है। ये नागफनी आपने देखी होगी और नागफनी के अंदर ये क्या होती है, पर्णकाय होती है। और ये पर्णकाय जो होती है इसमें क्या होता है, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं और ये अपस्थानिक कलिकाएं क्या होती हैं, अंकुरित होती है और नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण।
इस तरीके से वायवीय पादपों के द्वारा, ठीक है, वायवीय तने के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है, ठीक है। तो ऐसे यानी कि जैसे मैंने आपको बताया नागफनी, नागफनी, और नागफनी के अंदर क्या पाया जाता है, फाइलोकेलोइड पाया जाता है, CALODE, फाइलोकेलोइड पाए जाते हैं, या पर्णकाय पाए जाते हैं। और ये पर्णकाय क्या होता है, अंकुरित होता है, प्रस्फुटित होता है और नए पादप का क्या करता है, निर्माण करने का कार्य करता है, ठीक है। देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और वो है अलैंगिक जनन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सिग्निफिकेंस ऑफ asexual reproduction, asexual reproduction, अलैंगिक जनन का महत्व, अलैंगिक जनन का महत्व। देखिए अलैंगिक जनन का क्या महत्व है। सबसे पहले बात करते हैं कि अलैंगिक जनन का क्या महत्व। सबसे पहले देखो, ये जनन की सबसे तीव्र विधि होती है। इस विधि द्वारा बहुत ही कम समय के अंदर, ठीक है, बहुत अधिक संततियों का क्या है, निर्माण किया जा सकता है। अलैंगिक जनन की विधि द्वारा बहुत ही कम समय के अंदर, ठीक है, अधिक से अधिक संततियों का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। नए जीवों का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। इसलिए यह जनन की सबसे क्या है, तीव्रतम विधि है। जनन की कौन सी विधि है, सबसे तीव्र विधि है। अलैंगिक जनन है वो जनन की सबसे कौन सी विधि होती है, सबसे तीव्र विधि है, फास्टेस्ट मेथड, ठीक है। जनन की सबसे कैसी विधि है, तीव्र विधि होती है, कौन सी, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन होता है वो जनन की कैसी विधि होता है, सबसे तीव्रतम विधि होती है। देखिए अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा दूसरी बात है कि फल और बीजों का जो निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। अलैंगिक जनन की इस विधि द्वारा फल, फूल और बीजों का जो निर्माण किया जा सकता है वो शीघ्रता से किया जा सकता है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा फल और फूलों का निर्माण, फलों का और फूलों का निर्माण कैसे किया जा सकता है, शीघ्रता से किया जा सकता है। फल और फूलों का निर्माण कैसे किया जा सकता है, बहुत जल्दी कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फल और फूलों का निर्माण कैसे किया जा सकता है, शीघ्रता से किया जा सकता है। किस विधि द्वारा किया जा सकता है, अलैंगिक जनन की विधि द्वारा। तो अलैंगिक जनन की सबसे तीव्र विधि है, बहुत जल्दी नई संततियों का निर्माण हो जाता है अलैंगिक जनन द्वारा। अलैंगिक जनन के द्वारा बहुत ही कम समय के अंदर हम फल और फूलों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तीसरी बात हम बात कर रहे जा रहे हैं कि इस विधि द्वारा, जैसे कई बार बहुत सारी जगह बंजर भूमि पड़ी होती है, अनफर्टाइल सॉइल होती है, जो बंजर भूमि होती है उसको शीघ्रता से हरा भरा बनाया जा सकता है। तो कौन से जनन विधि द्वारा किया जा सकता है, अलैंगिक जनन की विधि द्वारा, ठीक है, अर्थात कायिक जनन की विधि द्वारा। हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन विधि के द्वारा बंजर भूमि को भी क्या किया जा सकता है, हरा भरा बनाया जा सकता है। बंजर भूमि को भी कैसा बनाया जा सकता है, हरा भरा बनाया जा सकता है, ठीक है। बंजर भूमि को भी कैसा बनाया जा सकता है, हरा भरा बनाया जा सकता है। इस विधि के द्वारा बनाया जा सकता है, अलैंगिक जनन की विधि द्वारा। तो अलैंगिक जनन की विधि द्वारा बंजर भूमि को कैसा बनाया जा सकता है, हरा भरा बनाया जा सकता है, ठीक है। देखो कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें बीजों का निर्माण नहीं होता, जैसे गन्ना है, अनानास है, केला है। तो इन पादपों में क्या है, बीजों का निर्माण नहीं होता है। कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें किसका निर्माण नहीं होता है, बीजों का निर्माण नहीं होता। और जिन पादपों में बीजों का निर्माण नहीं होता है
तो उन पादपों में यदि बीजों का निर्माण करना है तो हम उनमें बीजों का निर्माण किसकी क्रिया द्वारा कर सकते हैं? कायिक प्रवर्धन की क्रिया द्वारा बीजों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। और कायिक प्रवर्धन है वो कौन सी विधि है? अलैंगिक जनन की एक क्या है? विधि हो। ठीक है, तो हमने आपको बताया कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनके द्वारा बीजों का निर्माण हो, तो उन पादपों में अगर बीजों का निर्माण करना है तो अलैंगिक जनन की कायिक जनन विधि द्वारा क्या है? बीजों का क्या किया जा सकता है? निर्माण किया जा सकता है। इनका निर्माण किया जा सकता है, बीजों का हम क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके बीज क्या है? अंकुरित नहीं होते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके बीज क्या नहीं हो पाते हैं? अंकुरित नहीं हो पाते। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके बीज क्या नहीं होते हैं? जर्मिनेट नहीं होते। ठीक है, कई बार हम अपने खेतों में बीजों को डाल देते हैं, फिर भी वो बीज क्या नहीं हो पाते हैं? अंकुरित नहीं हो पाते। तो उन बीजों को उन बीजों में क्या है? अंकुरण क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें अंकुरण की क्षमता नहीं पाई जाती। इसलिए उन पादपों में अंकुरण यानी कि उन बीजों में अंकुरण की क्षमता, ठीक है, उन बीजों में अंकुरण की क्षमता, ठीक है, कायिक प्रवर्धन की द्वारा क्या की कायिक प्रवर्धन की विधि द्वारा क्या की जा सकती है? उत्पन्न की जा सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनके बीज क्या है? अंकुरित नहीं होते। ठीक है, या ऐसे पादप जिनके बीजों में क्या नहीं पाई जाती है? अंकुरण की क्षमता नहीं पाई जाती। ऐसे पादप जिनके बीजों में अंकुरण की क्षमता नहीं पाई जाती है, उन पादपों के बीजों में कायिक प्रवर्धन की क्रिया द्वारा उनके अंदर अंकुरण की क्षमता क्या की जा सकती है? विकसित की जा सकती है। क्या की जा सकती है? अंकुरण की क्षमता उन पादपों के अंदर क्या की जा सकती है? विकसित की जा सकती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, जिन पादपों में अलैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है उनकी जीवन अवधि कैसी होती है? कम अधिक होती है। जिन पादपों के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया की जाती है, या हम कह सकते हैं अलैंगिक जनन करने वाले जो पादप होते हैं, अलैंगिक जनन करने वाले पादप होते हैं, उनकी जीवन अवधि कैसी होती है? अधिक होती है। परंतु लैंगिक जनन करने वाले जो पादप होते हैं, ठीक है, उनकी जीवन अवधि कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, लैंगिक जनन करने वाले जो बीज होते हैं उनकी जीवन अवधि कैसी होती है? कम होती है। तो अलैंगिक जनन करने वाले पादप जो होते हैं उनकी जीवन अवधि कैसी होती है? अधिक होती है। जबकि क्या है कि जबकि क्या होता है? लैंगिक जनन करने वाले पादपों की जीवन अवधि कैसी होती है? कम होती है। ये बात ध्यान रखना। देखिए अलैंगिक जनन की विधि द्वारा, देखिए अलैंगिक जनन की जो विधि होती है उस विधि के द्वारा हम पादपों के अंदर उनके जो जातियां होती हैं या वंश होते हैं, जाति है, वंश है या उनका वंश क्रम है, उनको लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? संरक्षित कर सकते हैं। जाति है, वंश है या उनका वंश क्रम है, उसको हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं, उनको संरक्षित कर सकते हैं। ये क्या हो गए हैं? अलैंगिक जनन के कार्य। तो एक बार मैं अलैंगिक जनन के कार्य मैंने समझा दिया है, परंतु एक बार आपको फिर बोल के बता रहा हूं अलैंगिक जनन की। ठीक है, अलैंगिक जो जनन होता है वो जनन की सबसे कैसी विधि होती है? तीव्र विधि होती है। अलैंगिक जनन के द्वारा फल और फूलों का निर्माण कैसे किया जा सकता है? शीघ्रता से किया जा सकता है। अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा फल और बीजों का निर्माण या फल और फूलों का निर्माण शीघ्रता से किया जा सकता है। ठीक है, मैंने बताया अलैंगिक जनन की क्रिया द्वारा बंजर जो भूमि होती है उस बंजर भूमि को भी कैसा बनाया जा सकता है? हरा भरा बनाया जा सकता है। बंजर भूमि को भी हम हरा भरा बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके बीज जो होते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें बीजों का निर्माण नहीं होता है, तो उन पादपों में कायिक प्रवर्धन की क्रिया द्वारा बीजों का आसानी से क्या किया जा सकता है? निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके बीज क्या नहीं होते हैं? अंकुरित नहीं होते, तो उनमें या हम कह सकते हैं कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके बीजों में अंकुरण की क्षमता नहीं पाई जाती।
तो उन पादपों के बीजों में अंकुरण की क्षमता किस विधि द्वारा उत्पन्न की जा सकती है? कायिक प्रवर्धन की क्रिया द्वारा उनमें क्या है, उन पादपों के बीजों में अंकुरण की क्षमता को क्या किया जा सकता है? विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट मैंने बताया कि अलैंगिक जनन करने वाले पादप जो होते हैं उनकी जीवन अवधि कैसी होती है? अधिक होती है, जबकि लैंगिक जनन करने वाले पादप होते हैं उनके बीजों के अंदर जीवन अवधि या उनकी जीवन अवधि कैसी होती है? कम होती है। और सबसे अंत में मैंने बताया कि इस विधि द्वारा किसी पादप की जाति या उसका वंश या उसके शुद्ध वंशक्रम को, ठीक है, लंबे समय तक सुरक्षित और संरक्षित किया जा सकता है। लंबे समय तक सुरक्षित और संरक्षित क्या है? किया जा सकता है। These are the significance of asexual reproduction। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। इसी के साथ हमने देखिए आपको जो पार्ट स्टार्ट किया था तो जनन के प्रकारों पे बात की और आपको बताया जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा कौन सा होता है? लैंगिक जनन। ठीक है, इसी के साथ हमारा अलैंगिक जनन क्या है? कंप्लीट हुआ। हमने आपको बताया अलैंगिक जनन जो होता है वो मुख्य रूप से निम्न प्रकार का होता है। पहला हमने आपको बताया था विखंडन। विखंडन 2 प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। दूसरा हमने बताया खंडन। तीसरा आपको बताया मुकुलन। चौथा हमने आपको बताया कलिकाओं के द्वारा। पांचवा हमने आपको बताया जैम्यूल्स के द्वारा। छठा आपका हो गया कायिक प्रवर्धन की क्रिया द्वारा। और कायिक प्रवर्धन की भी कई विधियां मैंने आपसे बात की है, जड़ों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, तने के द्वारा। और तने की भी कई विधियों पे बात की है, भूमिगत तना, वायवीय तना और अर्धवायवीय तना। भूमिगत तने में भी मैंने कई विधियों के बारे में बात की है, कणाकंद के द्वारा, सलकंद के द्वारा, इसके अलावा प्रकंद के द्वारा, घनकंद के द्वारा, अंतर्भूस्तरी के द्वारा। और अर्धवायवीय तनों में मैंने आपको बताया ऊपर भूस्तरी, भूस्तरी और भूस्तरिका के बारे में बात की। और सबसे अंत में मैंने आपको बात की थी पर्णकंद के द्वारा किस प्रकार से कायिक जनन या अलैंगिक जनन की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, इन सभी बिंदुओं पर हमने आपसे चर्चा कर ली है। यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मैसेज करके आप मुझे बताइएगा। ठीक है, और अब हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है लैंगिक जनन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो तो लैंगिक जनन इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोले तो इसे कहा जाता है एम्फीगोनी। एम्फीगोनी या इसे क्या कहा जाता है? एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस, इसको हिंदी में बोलते हैं उभय मिश्रण या इसको सहजनन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सहजनन के नाम से जाना जाता है। देखो लैंगिक जनन फेमस शब्द है और एग्जाम में आ गया कि एम्फीगोनी किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, या उभय मिश्रण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, या सहजनन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। क्योंकि आपने लैंगिक जनन के अन्य नाम नहीं सुने, ये लैंगिक जनन के निकनेम्स हैं। लैंगिक जनन को एम्फीगोनी, एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण या इन्हें सहजनन के नाम से क्या है? जाना जाता। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं इसके अर्थ के बारे में। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वैसे आप हिंदी से देखिए, लैंगिक का अर्थ होता है लैंगिकम और जनन का अर्थ होता है जनन, अर्थात ऐसा जनन जिसमें लैंगिक अंग जनन की क्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं।
ऐसा जनन जिसमें लैंगिक अंग जनन की क्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहा जाता है। Such type of reproduction in which sex organs are participate, that is known as sexual reproduction. जिसमें लैंगिक अंग जनन की क्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। देखो एम्फीगोनी, एम्फी का मतलब होता है डबल, गोनी का मतलब होता है गैमेट्स। इसको एम्फीगोनी क्यों कहते हैं? एम्फी का मतलब होता है डबल, डबल का मतलब है दो, और गोनी का अर्थ होता है गैमेट, जिसमें दो युग्मकों का आपस में क्या होता है, संलयन हो। और दो युग्मकों का संलयन कब होगा, जब उनमें लैंगिक जनन की क्रिया हो, इसलिए इसे एम्फीगोनी कहा जाता है। उभय मिश्रण, उभय का मतलब दोनों का, दोनों कौन होता है, एक नर जनक होता है, दूसरा कौन होता है, मादा जनक। नर और मादा जनक का क्या है, मिश्रण, मिश्रण का मतलब मिश्रण होना। ठीक है, तो वो कहलाता है उभय मिश्रण। सह जनन, सह का मतलब साथ में, जनन का मतलब जनन, जिसमें दो जनक जनन की क्रिया में साथ में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, वो क्या कहलाता है, सह जनन कहा जाता है। ठीक है, परंतु अभी तक मैंने कोई प्रॉपर डेफिनेशन आपको लैंगिक जनन की नहीं दी है। सारी परिभाषाएं जो मैंने दी हैं वो सामान्य परिभाषाएं दी। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि ऐसा जनन जिसमें केवल लैंगिक अंग ही जनन की क्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की विशेषताओं पर, आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। किस पे बात करने जा रहे हैं, लैंगिक जनन की विशेषताओं पर आपसे क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। आइए, तो सबसे पहले लैंगिक जनन किसमें होता है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो लैंगिक जनन जो होता है वो बहुकोशिकीय जीवों में होता है। कौन से जीवों में होता है, बहुकोशिकीय जीवों में होता है। बहुकोशिकीय जीवों के अंदर, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, लैंगिक जनन पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है, पहला पॉइंट आपको। ठीक है, दूसरा है उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं, उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं उनमें लैंगिक जनन क्या है, पाया जाता है। हायर कैटेगरी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। उच्च श्रेणी के जीवों के अंदर क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। देखिए लैंगिक जनन जो होता है, उस लैंगिक जनन की क्रिया में दो जनक जनन की क्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। यानी कि लैंगिक जनन कैसा होता है, द्विजनकीय होता है, बाई पैरेंटल होता है। बाई पैरेंटल, बाई का अर्थ होता है दो, पैरेंटल का अर्थ होता है पेरेंट। दो जनक जनन की क्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते। ठीक है, तो दो जनक कौन होगा, एक नर होगा, दूसरा कौन होगा, मादा होगा। नर और मादा जो होंगे, नर और मादा जो होंगे वो जनन की क्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते। नर और मादा जनन की क्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते। और आपको बता दूं, लैंगिक जनन की क्रिया में समसूत्री विभाजन भी होता है, माइटोसिस डिवीजन भी होता है, और दूसरा कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। लैंगिक जनन में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों ही प्रकार का क्या होता है, विभाजन होता है। माइटोसिस डिवीजन भी होता है, मियोसिस डिवीजन भी होता है। बोथ टाइप ऑफ डिविजन्स टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर कैटेगरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उच्च श्रेणी के जीवों में समसूत्री विभाजन भी होता है और अर्धसूत्री विभाजन कब होता है, जब उनमें लैंगिक जनन की क्रिया। ठीक है, और अंतिम बात याद रखनी है कि लैंगिक जनन की क्रिया के दौरान सबसे पहले किसका निर्माण होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, युग्मकों का निर्माण होगा।
युग्मकों के निर्माण के बाद युग्मकों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। युग्मकों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। और युग्मकों के स्थानांतरण के पश्चात, युग्मकों के स्थानांतरण के पश्चात क्या होगा, युग्मक संलयन की क्रिया होगी। और उसके बाद नई संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद किसका निर्माण होता है, नई संतति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो लैंगिक जनन जो होता है उसमें युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है, युग्मक संलयन की क्रिया के पश्चात ही नई संतति का निर्माण। इसलिए लैंगिक जनन की डेफिनेशन क्या हुई, ध्यान से सुनिए। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण और युग्मकों के संलयन के पश्चात, युग्मकों का निर्माण और युग्मकों के संलयन के पश्चात नई संतति का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन कहा जाता है। देखो लैंगिक जनन के बारे में मैंने बताया है कि लैंगिक जनन बहुकोषीय जीवों में पाया जाता है, लैंगिक जनन उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, लैंगिक जनन द्विजनकीय प्राणियों में पाया जाता है। लैंगिक जनन जो होता है उसमें समसूत्री और कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का संलयन के पश्चात नई संतति का निर्माण, जिसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसलिए लैंगिक जनन की परिभाषा क्या हुई कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण व युग्मकों के संलयन के पश्चात नई संतति का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लैंगिक जनन के बारे में और भी विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।